फिर से मैं एक बार और आपके सामने बात रख रहा हूँ। वास्तु के जानने के लिए, वास्तु को समझने के लिए मुख्य में 3 आधार हैं। उनमें से पहला आधार है पंच तत्व या पंच महाभूत, जिनको 5 तत्व भी कहते हैं, 5 एलिमेंट्स भी अंग्रेजी में जिनको कहते हैं। ये पहला आधार है। दूसरा आधार है दिशाओं का संतुलन। वास्तु को समझने के लिए दिशाओं का संतुलन को समझना भी बहुत आवश्यक है। तीसरा है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह किस ओर बह रहा है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। 5 तत्व कहाँ कितनी मात्रा में है, कौन सी दिशा पर कौन सा तत्व रहता है, ये 5 तत्वों को भी जान लेना चाहिए। फिर दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, और दिशा के साथ में ऊर्जा, कौन सी दिशा में कौन सी ऊर्जा प्रवाह करती है और हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, हमारी वस्तुओं पर क्या इफेक्ट डालती है, ये सारी चीज़ों को हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर 5 तत्वों के बारे में। पहला जो तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कौन सी दिशा में रहता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका गुण क्या है, पृथ्वी तत्व के अंदर क्या गुण होते हैं। तो गुण में स्थिरता, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पृथ्वी तत्व क्या करता है, स्थिरता लाता है, जीवन में स्थिरता लाता है। हमारी जो धन आय है वह है उसमें स्थिरता लाता है, स्वास्थ्य में स्थिरता लाता है, परिवार की बहुत सारी चीज़ों में स्थिरता लाने के लिए पृथ्वी तत्व अपना कार्य करता है। दूसरा है आधार। पृथ्वी क्या है, आधार है। तो वैसे ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्व आधार है। तीसरा काम करता है पृथ्वी तत्व धैर्य, धैर्यवान बनाता है। पृथ्वी तत्व के साथ में जो जुड़ा हुआ होता है, जैसे आगे चल कर आप सीखेंगे कि मास्टर रूम कहाँ बनाना चाहिए। आवाज़ पर्याप्त आ रही है, कोई किसी भी दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ, मास्टर रूम कहाँ बनाना चाहिए। मास्टर रूम मतलब जो घर का मास्टर है, मास्टर मतलब मुख्य व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति है, उसका रूम कहाँ होना चाहिए। सोने वाला रूम, जो बेडरूम उसका हो, कहाँ हो, तो वो होना चाहिए अपनी पृथ्वी तत्व के पास। पृथ्वी तत्व कहाँ पर रहती है, तो वो नैऋत्य दिशा में रहती है। अभी अपन समझेंगे आगे चल करके। तो नैऋत्य दिशा में बेडरूम होना चाहिए मुखिया का। तो वो मुखिया यदि पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, धैर्यवान रहेगा। परिवार में अनेक प्रकार के असंतुलन बनेंगे, फिर भी वो अपने ऊपर धैर्य रखेगा, किसी प्रकार से विचलित नहीं होगा। ये पृथ्वी तत्व के साथ में जुड़ा होने के कारण से व्यक्ति विचलित नहीं होता, धैर्यवान बना रहता है। अनेक प्रकार के परिवार में संकट, आपत्ति, विपत्ति, उतार चढ़ाव होने पर भी वो अपने आप को धैर्यवान बना के रखता है, अपने आप को संतुलित और कंट्रोल रखता है, विचलित नहीं होता है। तो ऐसा पृथ्वी तत्व के ये गुण है। ठीक है, ये समझ के चलना है, हर चीज़ के गुण हमें पता होना चाहिए, तब हम उस व्यक्ति को वहाँ पर रख सकते हैं। यदि किसी चीज़ को हमने अस्थिर चीज़ है, जैसे पंखा है, पंखा स्थिर नहीं रह सकता है। पंखे को आप पृथ्वी तत्व के साथ रखोगे तो वो अस्थिर हो जाएगा। इसलिए कभी पंखा लगाया जाता है तो वो ऊपर टांगा जाता है, कभी नीचे ज़मीन में गाड़ के नहीं रखा जाता है, तो ऊपर टांगा जाता है, क्योंकि वो आकाश में उड़ने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है। तो स्थिर वस्तु को पृथ्वी तत्व की संज्ञा दी गई है। जहाँ पृथ्वी तत्व होगी, पृथ्वी तत्व उसको स्थिर करके रखेगी, कंट्रोल करके रखेगी। फिर वास्तु में इसका स्थान कहाँ है, पृथ्वी तत्व किस स्थान पर पाया जाता है, किस दिशा में पाया जाता है, तो आप लिखेंगे नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा, हमारे पास 10 दिशाएं होती हैं, उनमें से यहाँ पर हम लोग 4 दिशा की चर्चा आगे करेंगे, पर फिलहाल में अभी आप लिख लीजिए पृथ्वी तत्व किस दिशा में पाया जाता है, नैऋत्य दिशा। नैऋत्य, नैऋत्य, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहले हमने समझ लिया है, इसके गुणों को समझा। दूसरा, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो नैऋत्य दिशा में पाया जाता है। पृथ्वी तत्व हमारे घर के नैऋत्य दिशा में पाया जाता है। अभी आपको बताया जाएगा। हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है नैऋत्य दिशा, आप देख लेंगे, ऐसा लिख लेंगे आप, नैऋत्य दिशा। फिर इसमें परिवार पर क्या प्रभाव डालता है, तो प्रभाव का मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि परिवार की स्थिरता को बनाकर रखता है।
ये नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व यदि बढ़ा हुआ है तो ये हमारे परिवार को स्थिर करके रखेगा, अस्थिर नहीं होने देगा, लड़ाई झगड़े नहीं होने देगा, कलह नहीं होने देगा, आपस में मनमुटाव नहीं होने देगा, धन की सुरक्षा करके रखता है। पृथ्वी तत्व क्या करता है? धन को सुरक्षित करता है, ये इसका प्रभाव है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मतलब अपना विल पावर मजबूत रखता है, आत्मविश्वास बढ़ा करके रखता है। ऐसे अनेक इसके प्रभाव हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग अगले को समझते हैं। यदि मान लीजिए घर में भारी सामान मतलब कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी गोदरेज है या अनाज का कोई भंडार है, ऐसी चीज़ को यदि आप नैऋत्य दिशा में रख देते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। अभी आप इन चीज़ों में ज़्यादा उलझना नहीं है, अभी आपको मात्र इनकी लक्षण, इनके गुण और इनकी डायरेक्शन को समझना है। बाकी क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो अभी आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलते चली जाएंगी। बस अभी तो आपको क्या लिख लेना है कि नैऋत्य दिशा का लक्ष्य गुण हमने बता दिया आपको कि पृथ्वी नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व पाया जाता है और उसकी स्थिरता, धैर्य, आधार इन सब में उपयोगी है। उसके साथ में इसका प्रभाव क्या है? तो परिवार को स्थिर करता है, साथ में धन को सुरक्षित रखता है, अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये सारे इसके और भी लक्षण हैं, पर अपने इतने पर्याप्त हो जाते हैं। आगे इनकी उदाहरण देके भी आपको एक एक समझाया जाएगा, पर अभी आपको दिशाओं का ज्ञान और पंच तत्वों का ज्ञान हो जाए, फिर अपन लोग इनका एक उदाहरण दे के समझेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ रखना चाहिए, यहाँ पर क्या नहीं रखना चाहिए, और फिर आगे चल कर के एडवांस में आपको और बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। अगला तत्व है हमारा जल तत्व। नोट कर लेंगे वाटर एलिमेंट्स। जल तत्व में क्या गुण पाए जाते हैं, इतने पूछेंगे। तो पहला हमने अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व को समझ लिया है, अब हम समझ रहे हैं जल तत्व को। सेकंड नंबर का तत्व है जल तत्व। जल तत्व क्या करता है, इसकी विशेषता क्या है? तो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। जल अपने आप में व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है, पवित्रता लाता है और घर में समृद्धि बढ़ाता है। ऐसे अनेक विशेष इसके गुण हैं। हमारे परिवार, हमारे घर में किस दिशा में जल तत्व पाया जाता है? तो ईशान कोण में। ईशान दिशा भी लिख सकते हैं, ईशान कोण भी लिख सकते हैं। ईशान कोण। क्लास पूरी होने के पश्चात आप लोगों को जब भी टाइम मिले, अब आपको वीकली क्लास चल रही हैं, एंड में 2-2 दिन चलेंगी। अब आपको इसका पूरा चार्ट बनाना है कि किस दिशा में कौन सा तत्व है, इसके क्या गुण हैं। ये चार्टों को बना करके आप व्यवस्थित तरीके से डेकोरेट करके रखेंगे। ठीक है, तो किस दिशा में पाया जाता है जल तत्व? ईशान दिशा में, ईशान कोण में पाया जाता है। फिर इसके प्रभाव क्या है? इसके प्रभाव क्या है हमारे जीवन पर, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है? तो ये ज्ञान वृद्धि को में कारण बनता है, ज्ञान में वृद्धि करता है, सकारात्मक सोच बढ़ाता है, और नए नए अवसरों को प्रदान करता है। नए नए अवसर अपने घर में यदि जल तत्व बड़ा हो, जल तत्व का अर्थ है ईशान कोण। ईशान कोण जिसके घर में बड़ा होगा उसके यहाँ पर अनायास धन आदि के अवसर प्राप्त होंगे। उसको घर में खुद आएंगे ऑफर देने के लिए कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। ऐसे अनेक ऑफर उसको प्राप्त होते चले जाते हैं। तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे जीवन में?
ज्ञान में वृद्धि होती है, सोच सकारात्मक होती है अपने आप में ही, और उस जल तत्व के संपर्क से जुड़ा हुआ व्यक्ति अनेक अवसरों को प्राप्त करता जाता है, अनेक उसके जीवन में नए नए अवसर अपने आप आते चले जाते हैं। तो ये उसका प्रभाव है। तो हम इसको समझ सकते हैं, ईशान कोण में हम लोग जल के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अनायास अपना दिमाग खुद लगा सकते हैं कि हम लोग बोरिंग बनवा सकते हैं, जल का कोई गड्ढा खुदवा सकते हैं, है ना, या कुआं खुदवाना है, या जेट लगवाना है अपने यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कौन सी दिशा में करना चाहिए? ईशान दिशा में। ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ, अभी तो आपको समझ लीजिए बस, है ना। बाकी तो लिखने लायक चीज़ें जो थी वो आपने लिख ली है कि ईशान दिशा में जल तत्व पाया जाता है, इसके क्या प्रभाव है, इसमें कौन सा गुण है, क्या प्रभाव रहते, वो हमने समझे। बाकी आगे चल के आपको बताया जाएगा कि इस दिशा में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगला तत्व है हमारा अग्नि तत्व, फायर। तो ये हम अग्नि तत्व का पहले हम समझेंगे कि इसमें विशेषता क्या है, अग्नि तत्व विशेषता क्या पाई जाती है। तो संक्षिप्त में हम लिख सकते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाली दिशा है। अग्नि हमें ऊर्जा प्रदान करती है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाली दिशा है। शक्ति और साहस बढ़ाने वाली दिशा है। और परिवर्तनशील, जीवन में परिवर्तन लाने का काम करती है अग्नि। जैसे आपको देखा होगा कि जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी को हम लोग परिवर्तन कर देती है, अग्नि क्या कर देती है, कच्चे हुए आटे को पका करके रोटी बना देती है, परिवर्तन कर देती है। वैसे ये जीवन में कच्चा जीवन जिसका है उसको भी परिपक्व और मेहनती परिश्रमी मजबूत बना देती है दिशा। यह दिशा है अग्नि। अग्नि तत्व हमारे जीवन में ये कार्य करता है। फिर वास्तु में इसका स्थान कहाँ है? वास्तु मतलब अपने घर में, जहाँ निवास स्थान है। अब आपको बार बार ये नहीं कहा जाएगा घर में, आपको कहा जाएगा वास्तु में। तो वास्तु से आपको क्या समझना है, हम अर्थ समझ आए हैं पहले। वास्तु मतलब निवास स्थान, ठीक है। तो हमारा जो निवास स्थान है उसमें ये कहाँ पाया जाता है, ये मतलब अग्नि तत्व कहाँ पाया जाता है? तो आग्नेय कोण में। कहाँ पर पाया जाता है? आग्नेय कोण में। आग्नेय दिशा भी कह सकते हैं, आग्नेय कोण भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको आग्नेय विदिशा भी लिखा मिलेगा, इसको विदिशा भी कहते हैं। वो आगे चलेंगे अभी समझेंगे, अभी तो आप आग्नेय कोण बस लिख लीजिएगा। अभी दिशाओं को जब अपन समझेंगे ना तो वहाँ पर आपको दिशाएं भी समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब इसके प्रभाव क्या है, बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है? तो इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शरीर में अग्नि यदि व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे, तो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्थित रहता है। जब अग्नि तत्व कम हो जाता है तो स्वास्थ्य अपने आप ही अस्थिर हो जाता है। तो स्वास्थ्य लाभ देती है अग्नि, उत्साह को बढ़ा करके रखती है, हमारे अंदर उत्साह वृद्धिगत करती है, और हमारी आर्थिक प्रगति करती है। आर्थिक जो हमारी फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है उनको रिमूव करती, दूर करती है, और नए नए हमें आर्थिक स्थिति को बढ़ाती है, मजबूत बनाकर रखती है, प्रगतिशील बना देती है। ये इसके विशेष रूप से प्रभाव है, या गुण कह सकते, बेनिफिट है। अगला है हमारे बीच में वायु तत्व या एलिमेंट। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं ये है कि गतिशील रखती है, गतिशील बनाती है, प्रसार बढ़ाती, प्रसार का मतलब प्रचार। हमारी जब कहीं पर ख्याति नहीं पहुंच रही हो तो ख्याति को बढ़ाने का काम करती, प्रसार करती है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करती है,
प्रसार कहलाता है उसको, और संबंधों को बढ़ाती है। अभी अपन लोग बेसिक समझ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अपन लोग को विशेष यहाँ पर कुछ कुछ विशेष बताए जा रहे हैं। जब अपन लोग और एडवांस आदि में समझेंगे तो वहाँ पर आपको और भी समझ में आएगा कि दिशा से स्वास्थ्य किस प्रकार से मैनेज होता है, आदि आदि चीज़ों को। अब हम लोग समझेंगे कि वास्तु में, वास्तु मतलब अपने घर में, अपने रहने के स्थान में, इसको किस कोण में रखा गया है, किस कोण में इस वायु तत्व का स्थान है। तो वायव्य दिशा या वायव्य कोण, कौन सा कोण है? वायु का कौन सा कोण है? वायव्य कोण। वायव्य कोण में वायु तत्व पाया जाता है। अब इसकी बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है हमारे जीवन में? तो बेनिफिट में मित्रता, वायु तत्व मित्रता बढ़ाती है। व्यापार को बढ़ाती है। और वायु तत्व से यात्राएं मिलती हैं। यात्रा मतलब देश विदेश की यात्राएं जो होती हैं, वायु तत्व के अधिक प्रभाव से हमें यात्राएं प्राप्त होती हैं। वायु तत्व जिसके अंदर ज़्यादा बड़ा होगा वो घूमने वाला व्यक्ति होगा, मतलब एक जगह स्थिर रहने में उसको मज़ा नहीं आता, यहाँ घूमे कभी वहाँ चले, कभी यहाँ घूमे कभी वहाँ घूमे, तो ऐसा स्वभाव बन जाता है वायु तत्व वाले का। हाँ, जिन लोगों की वीडियो ऑन नहीं है, किसी कारण विशेष से नहीं है तो बात अलग है, बाकी अपने अपने वीडियो को ऑन रखेंगे तो शायद बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम लोग जब वीडियो ऑन कर ऑफ करके रखते हैं तो इससे पता चलता है कि सामने वाला या तो सुन रहा है या सो रहा है ना। तो यहाँ वहाँ जब हमें घूमना होता है, यहाँ वहाँ जब हम काम करते रहते हैं और सुनते रहते हैं तो फिर निश्चित तौर से कंसंट्रेशन आपका व्यवस्थित नहीं रहेगा। और वास्तु कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आप लोग ये समझें कि सहजता से ही समझ में आ जाएगा। इसको बहुत एकाग्रता, बहुत ही कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, तब जाकर आप इसको पकड़ पाएंगे। घर में बैठ कर के आज और अभी आप लोग जब क्लास छूट जाए तो अपने घरों में चारों कोणों को देखना कि कहाँ कौन सा तत्व है। इस कोण का आप चार्ट बना के रखिएगा और उसके लक्षण, उसके प्रभाव, उसके बेनिफिट को लिख करके रखिएगा। हमारा हो गया वायु तत्व। इसके बाद आता है अंतिम है जो स्पेस एलिमेंट्स, आकाश तत्व। आकाश तत्व की विशेषताएं हैं, विस्तार करता है, किसी चीज को विस्तृत करता चला जाता है, और ऊर्जा को बढ़ाता है। इसका स्थान कहाँ है वास्तु में? वास्तु मतलब अपने रहने के स्थान में या अपने घर में, अपने भवन में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, कहाँ रहता है इसका स्थान? तो ये रहता है ब्रह्म स्थान पर, वास्तु के ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान मतलब घर के सेंटर में, दुकान के सेंटर में, भवन के सेंटर में, बीचों बीच में आकाश तत्व का स्थान माना जाता है। ठीक है, अब आप लोग ये जो 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं, 5 एलिमेंट्स, इनको आप लोग को व्यवस्थित अपने चार्ट के माध्यम से खुद ब खुद समझने का प्रयास करना कि कौन सा तत्व कहाँ पर पाया जाता है। चलिए, तो ये 5 तत्वों को हमने संक्षिप्त में यहाँ पर समझ लिया है। थोड़ा सा हम लोग दिशाओं के बारे में समझ लेते हैं। दिशाओं को समझने के पश्चात फिर हम इनका कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे, वो समझेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन कौन सी दिशा में क्या रहता है, कौन सी दिशा में क्या बैठता है,
इसको हम समझ सकेंगे। दिशाओं का ज्ञान सभी को होगा कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो दिशाएं लगभग 4 होती हैं विशेष रूप से, और फिर उनके बीच में सेंटर में रहने वाली 4 विदिशाएं होती हैं, उसको अपन लोग यहाँ समझते हैं। अपना आप चैप्टर बाई चैप्टर इनको लिखते जाएंगे। अपन ने 5 तत्वों को लिख लिया है, ये हमारा चैप्टर हो चुका है। अगला चैप्टर है हमारी दिशाओं का ज्ञान या दिशाओं का संतुलन, कि किस प्रकार से हमें दिशाओं को समझना चाहिए। दिशाओं के बारे में आपको कुछ बताऊं उससे पहले आपको विशेष फोकस ये करना है, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने नहीं सुन पा रहे हैं उनको भी आपको जानकारी दे देना है, वीडियो के माध्यम से सुन पाएंगे वो भी। जब भी कभी आप दिशाओं का डायरेक्शन देखते हैं, दिशाओं को देखते हैं, तो आप एक कंपास आता है, कहीं से भी आप एक कंपास खरीद लें, आपके पास यदि हो तो बेटर है, नहीं हो तो आप किसी भी दुकान पर जाकर के जहाँ से कंपास मिल सके एक कंपास खरीद लीजिए। कंपास जो मोबाइल में भी कंपास आजकल अवेलेबल होते हैं, पर मोबाइल वाले कंपास एग्जैक्टली सही नहीं बताते हैं, कभी कभी वो अपना अपना संतुलन खो देते हैं। इसलिए आप एक कंपास खुद ब खुद अपने पास खरीद करके रखें, उससे आप दिशाओं को देखें, जानें और विशेष रूप से उस दिशा के अकॉर्डिंग ही सारे काम करना है। आप लोगों को ऐसे नहीं करना है किसी ने कह दिया कि अरे यहाँ से पूर्व इधर से सूर्य निकलता है तो आप अपना ज्ञान लगा लें कि ये पूर्व होगा, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, उत्तर हो जाएगा। नहीं, सही ज्ञान आपको अपने कंपास से ही बिल्कुल डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि किसी ने कह दिया इस साइड निकलता है तो इस साइड निकलता है, आपने इधर देख लिया कि इधर से पूर्व होगा, नहीं, हो सकता है कि वो कॉर्नर से निकलता हो, थोड़ा इधर उधर से निकलता हो और आपने उसको बीच में ही समझ लिया, तो आपका वास्तु तत्व फेल हो जाएगा, आपका वास्तु ज्ञान फेल हो जाएगा, आपका वास्तु खत्म हो जाएगा, कोई असर दिखाने वाला नहीं। तो आपको एग्जैक्टली देखना है कि यहाँ से निकलना मतलब वहीं पे निकलना है। जब हम कंपास को चलाते हैं तो कंपास में 360 डिग्री उसमें नंबर चलते रहते हैं, आप कभी देखिएगा, मोबाइल में भी आप निकाल के देख सकते हैं। उसमें जब भी आप उसको घुमाते जाएंगे तो उसमें नीचे नंबर काउंट होते जाएंगे, तो जब 360 डिग्री आ जाए तो वहीं पर आपको रोक देना है, 0 आ जाए या 360 डिग्री आ जाए, वहीं पर आपको कंपास को स्थिर करके रखना है। जैसे ही आप रेड लाइन देखेंगे, रेड लाइन पर आपका जो तीर है वो बिल्कुल रेड लाइन पर होगा, इसको कहते हैं नॉर्थ दिशा, मतलब ये होगा उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में जाकर के 360 डिग्री पर नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। अब उत्तर दिशा जहाँ पर रुकी है वो उसी के अकॉर्डिंग सारी दिशाएं वो बता देगा कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, दक्षिण ये है। इस प्रकार से आपको दिशाओं को लगाना है, कभी भी दूसरे के ज्ञान से आप मत लगा लीजिए, अन्यथा वास्तु फेल हो जाएगा। आपकी बताई हुई बात को लोग कहेंगे कि इनको अभी सही से नहीं आता है, और आपने कुछ का कुछ बताया, उन्होंने कर लिया उपाय पर उससे कोई फर्क नहीं हुआ, तो आपको लोग कहेंगे कि इनको अभी बोध नहीं, इनको सही नॉलेज नहीं है। तो आपको विशेष रूप से एक परफेक्टली एक अच्छा वास्तुकार बनना है, तो आपको डायरेक्शन कहाँ से पता करना है, अपने कंपास से ही डायरेक्शन पता करना है, उसके अकॉर्डिंग ही सबको आपको इस चीज़ की जानकारी या उसका निवारण या वास्तु को कहाँ क्या बनना चाहिए वो बताना है, अपने आधार पर या किसी के कहने पर नहीं बताना है, ठीक है। यदि कंपास ना हो तो आप कहिएगा कि कंपास जब तक नहीं होगा तब तक हम यहाँ की जानकारी नहीं बताएंगे, तभी आप सीख बन सकते हैं। चलिए तो दिशाओं का आपको पता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं और उनके बीच बीच में ही दिशाएं होती हैं। तो आप 4 दिशाओं को लिए लिख लेंगे। पहले पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के क्या लक्षण हैं और इसमें क्या तत्व पाया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है दिशा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रंथों में लिखा है कि दिशा की परिभाषा बताइए कि आकाश में किसी विशेष बिंदु को, आकाश में किसी विशेष बिंदु को दर्शाने वाला मार्ग जो होता है उसे दिशा कहते हैं।
फिर से मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, आकाश में किसी विशेष बिंदु को, आकाश में किसी विशेष बिंदु को दर्शाने वाले मार्ग को दिशा कहते हैं। दिशाएं मुख्य में 4 होती हैं, उनके नाम आप नोट कर लीजिए। और 4 दिशाएं होती हैं, 4 विदिशाएं होती हैं, विदिशाएं। 4 दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। और 4 विदिशाएं, विदिशाएं का नाम है ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा और वायव्य दिशा। ये क्रम से लिखिएगा। हो गया, 4 दिशाएं हुई और 4 विदिशाएं हुई। अब ये दिशाएं और विदिशाएं कहाँ कहाँ होती हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। पूरब, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान होती है। क्या होती है? उत्तर और पूर्व के बीच में सेंटर में क्या होती है? ईशान दिशा होती है। ईशान कोण भी कहते हैं या फिर उसको ईशान दिशा भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा। ठीक है। फिर आग्नेय दिशा कहाँ पर होती है? तो पूर्व और दक्षिण के बीच में, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के सेंटर में, बीचों बीच में आग्नेय दिशा होती है, जिसको वेस्ट साउथ कहते हैं। ईस्ट साउथ, सॉरी, ईस्ट साउथ। इसका चार्ट आपके पास भेज दिया जाएगा, उसमें से आप विशेष रूप से समझ सकेंगे। आपको ग्रुप में ये दिशाओं का पूरा चार्ट प्राप्त हो जाएगा, तो उसके माध्यम से आप और अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी फिलहाल में आग्नेय दिशा आपको समझ में आ गया। पूर्व और दक्षिण दिशा के सेंटर में आग्नेय दिशा होता है। फिर दक्षिण और पश्चिम, इन दोनों के सेंटर में होती है नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा कहाँ पर होता है? दक्षिण और पश्चिम के सेंटर में, बीचों बीच में। और पश्चिम उत्तर, इन दोनों के बीच में होती है वायव्य दिशा। ये 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं हो जाती हैं। हम लोग समझेंगे यहाँ पर इन दिशाओं का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का प्रतीक है उगता हुआ सूर्य। पूर्व दिशा का प्रतीक क्या है? उगता हुआ सूर्य। ये बहुत आवश्यक है, आप प्रतीक भी अवश्य लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग आगे चल के कभी समझेंगे कि ये चीज आपको पूर्व दिशा में रखना चाहिए। कदाचित मान लीजिए कि आपको वो स्थान मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्या करें? तो आप उगता हुआ सूर्य का एक चित्र उस दिशा में लगा लेंगे, तो पूर्व दिशा का आपको वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। वो आगे चल के आने वाला विषय है, पर फिर भी आप लिख लीजिए कि पूर्व दिशा का प्रतीक क्या है? उगता हुआ सूर्य। पायल जी कुछ कहना चाहती हैं? आपने वो उगता हुआ सूर्य के पहले क्या बताया भैया जी? एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी। पूर्व दिशा का महत्व अपन समझ, अभी महत्व मतलब पूर्व दिशा के क्या क्या लक्षण है, क्या महत्व, ये सारी चीजों को समझ रहे हैं अपन लोग। तो पूर्व दिशा का प्रतीक क्या है? तो उगता हुआ सूर्य। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं नई शुरुआत, जीवन का प्रकाश, ये सारी चीजें। फिर पूर्व दिशा, कौन सा तत्व पाया जाता है पूर्व दिशा में?
तो पूर्व दिशा में वायु तत्व पाया जाता है। और ऊर्जा कौन सी पाई जाती है? तो सूर्य ऊर्जा, सन एनर्जी। इसके लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, इससे क्या लाभ होता है, पूर्व दिशा का महत्व क्या है जीवन में? तो ये शिक्षा को बढ़ाने वाली दिशा है। जब भी कोई शिक्षक होता है, जो भी छात्र है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको पढ़ने के लिए बहुत सुंदर दिशा है। इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इस दिशा से हमें ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती है, जिसके कारण से हम स्वस्थ रहते हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसके माइंड में नए नए विचार आते हैं, इसलिए इस दिशा से नए नए अवसर प्रदान करती है, नई नई सोच पैदा होती है, जिससे हम लोग आगे बढ़ने के लिए नया नया कार्य प्रगतिशील करते जाते हैं। तो ये विकास को बढ़ाने वाली दिशा भी है। चलिए, ऐसे अनेक इसके लक्षण हैं, अनेक इसके बेनिफिट हैं, फिलहाल में इतना रहने देते हैं। अगला हमारा है पश्चिम दिशा। इसके अपोजिट में जो दिशा होती है वो पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा का प्रतीक क्या है? तो अस्त होता हुआ सूर्य। इसमें तत्व कौन सा पाया जाता है? तो पृथ्वी तत्व पाया जाता है। पश्चिम दिशा में पृथ्वी तत्व का प्रभाव रहता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट क्या है? तो ये धन संग्रह करने वाली दिशा है। जब भी कभी तिजोरी रखी जाती है धन की, तो उसको हम इस दिशा में रख सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने वाली दिशा है और भौतिक सुख के लिए भी ये पर्याप्त। मान लीजिए यदि आप बेडरूम अपना नैऋत्य दिशा में नहीं बना पाते हैं, तो आप पश्चिम दिशा में भी बेडरूम बना लेंगे तो भी ठीक रहता है। ये चीज़ें अभी लिखना नहीं है, बता रहा हूँ, बाकी आगे चल करके सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कौन सी चीज़ कहाँ बनाना चाहिए। चलिए, तो ये बेनिफिट हुए पश्चिम दिशा के। पश्चिम दिशा का प्रतीक हमने समझा, पश्चिम दिशा में कौन से तत्व होते हैं ये समझा, पश्चिम दिशा किसमें लाभकारी होती है, क्या बेनिफिट होती है, हमने समझा है। अगली दिशा हमारे बीच में है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, जिसको नॉर्थ दिशा कहते हैं, इसका प्रतीक है ध्रुव तारा। जब भी ध्रुव तारा निकलता है तो उत्तर दिशा से ही प्रारंभ करता है वो अपनी गति को। जब भी आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा तो उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा से हमें क्या प्रतीति होती है? तो ये ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक है। ध्रुव तारा ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक है। उत्तर दिशा में तत्व कौन सा होता है? तो जल तत्व होता है। जल तत्व का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। आगे चल के अपन जब समझेंगे कि किचन में जल कहाँ रखना चाहिए, तो उसमें हम समझेंगे कि उत्तर दिशा में जल रखना चाहिए। फिर इसके बेनिफिट क्या है हमारे? तो ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे कैरियर को बनाने वाली दिशा है। धन, ऐश्वर्य और आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाली दिशा है।
क्योंकि ये कुबेर की दिशा मानी जाती है अपने आप में। ठीक है, ये हमारा हुआ उत्तर दिशा के बारे में। ज़्यादा डिटेल आपको बता कितना पर्याप्त हो रहा है, अपन बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए अगला हम लोग समझ रहे हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण साउथ दिशा कहलाती है, जिसको अपन कहते हैं। ये प्रतीक है शक्ति और कार्य क्षेत्र का। दक्षिण दिशा शक्ति और कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। इसमें तत्व है अग्नि तत्व। इसके बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट के लिए हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इससे हमारा करियर के लिए ये अच्छी दिशा मानी जाती है। करियर की उन्नति के लिए अच्छी दिशा मानी गई है। साहस बढ़ाने वाली दिशा है। और किसी चीज का नेतृत्व करने के लिए बहुत अच्छी दिशा है। नेतृत्व क्षमता बढ़ाती है ये। लीडर बना, मतलब इसको अपन कह सकते हैं लीडर, व्यक्ति को लीडरशिप अच्छी करने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने दक्षिण पश्चिम उत्तर और चार दिशाओं को यहाँ पर समझ लिया है कि चारों दिशाओं में किसका क्या महत्व है, क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे अब थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा कि किस दिशा में क्या होता है, ताकि आपको स्मृति में भी बना रहे। अकेले लिखते लिखते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो फिर काम चलेगा नहीं। थोड़ी सी स्मृति में भी उस चीज़ को हमारे रहना चाहिए। चलिए, सभी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे और सभी को अनम्यूट किया जा रहा है। पर आप लोग अनम्यूट होने के बाद भी म्यूट, जब आपसे कहें नाम पुकारा जाए तभी आप म्यूट हो, उसके पहले कोई भी म्यूट ना हो। म्यूट होने के बाद भी आप अपना जवाब देकर तुरंत अनम्यूट कर लें, ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो। प्रश्न पहला आपका ये है कि दिशा किसे कहते हैं, और इसके बारे में हमारे प्रदीप जी बता रहे हैं। प्रदीप जी बताइए कि दिशा किसके कहते हैं। शायद प्रदीप जी को आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं। चलिए, शिखा दीदी बताइए, शिखा दीदी दिशा किसे कहते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है, तो फिर कोई रिप्लाई। हाँ, शिखा दीदी आकाश में किसी विशेष बिंदु को दर्शाने वाले मार्ग को दिशा कहते हैं। बहुत सुंदर। तो आकाश में विशेष किसी बिंदु को दर्शाने वाली दिशा को दिशा कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर आपका आया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तत्व जो हमारा है, पृथ्वी तत्व किस कोण में पाया जाता है? वास्तु में किस स्थान पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है? चलिए, इतना अपन टाइम लगाएंगे तो फिर तो बहुत, फिर भी प्रारंभिक है, कोई दिक्कत नहीं। दर्शना जी बताइए। नैऋत्य दिशा में पाया जाता है। हाँ, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व नैऋत्य दिशा का प्रतीक, नैऋत्य दिशा में ये अवेलेबल रहता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व का प्रतीक है अपने आप में ही। वास्तु में जब भी कभी हम पृथ्वी तत्व की ओर नजर डालेंगे, आपसे कहा जाए कि पृथ्वी तत्व पे ये बनाना चाहिए, तो पृथ्वी तत्व कहते ही आपको समझ लेना है कि नैऋत्य दिशा की चर्चा प्रारंभ हुई है। या फिर आपसे कहा जाए कि नैऋत्य दिशा में हमें ये करना चाहिए, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि नैऋत्य दिशा मतलब पृथ्वी तत्व का यहाँ पर प्रभाव पाया जाएगा।
ठीक है। जैसे आपसे अग्नि तत्व की किचन वगैरह की किसी भी अग्नि तत्व की चर्चा करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अग्नि कोण की चर्चा चल रही है और विशेष रूप से यहाँ पर अग्नि तत्व का प्रभाव रहेगा। फिर जब आपसे कहा जाए जल तत्व, तो जल तत्व ईशान दिशा में पाया जाता है। विशेष रूप से जल तत्व कहाँ पर? ईशान दिशा में। तो जब भी कभी हम ईशान दिशा में। हाँ जल के विषय में कोई भी शिखा दीदी अनम्यूट कर लेंगे, सभी लोग अनम्यूट करके रखेंगे, अभी सॉरी म्यूट करके रखेंगे सभी। और जब भी कभी हम लोग इन चीज़ों की तत्वों की चर्चा करेंगे तो आपको एकदम तुरंत की तुरंत सारा मैटर सामने आना चाहिए। जब भी जल तत्व है तो ईशान दिशा, अग्नि तत्व है तो आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व, वायव्य दिशा में वायु तत्व। देखिए मात्र आपको विशेष रूप से दो नाम याद रखना है, ईशान और नैऋत्य दिशा। बाकी तो आग्नेय दिशा अग्नि अपने आप में समझ में आ रहा है कि आग्नेय दिशा मतलब अग्नि की दिशा, वायव्य मतलब वायु की दिशा, और ईशान दिशा जल तत्व। तो ईस्ट की दिशा है, ईस्ट मतलब ईष्ट, देवी देवताओं की पूजा करके जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, ध्यान करना है, सामय करना, स्वाध्याय करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, या भगवान का कोई मंदिर का निर्माण करना है, अपने घर में कोई भगवान की फोटो रखने के लिए स्थान बनाना है, छोटा मोटा मंदिर बनाना है, तो वो ईशान दिशा में बनाया जाता है। तो वहाँ पर क्या हो सकता है? जल तत्व, वहाँ पर हमेशा जल रखा जाता है, जल का प्रभाव वहाँ पर माना जाता है, वो जल का स्थान है, जल तत्व का प्रतीक है, जल तत्व वहाँ पर पाया जाता है। इसलिए ईशान दिशा में जल तत्व, आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व, नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व और वायव्य दिशा में वायु तत्व, ये हमें रखना है। फिर इनके हमें थोड़े थोड़े लक्षण या गुण भी याद होना चाहिए कि जल तत्व क्या करता है, अग्नि तत्व क्या करता है। तो जो तत्व जहाँ पर कार्य कर रहा है उस तत्व के से हमें संपर्क करना है। जब हमें मान लीजिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, यदि हमें मान लीजिए बैठक करना है, थोड़ा सा अपने शरीर में बहुत ज़्यादा वेदना हो रही है, अस्वस्थ से महसूस हो रहे हैं, घबराहट हो रहा है, तो आप ईशान दिशा में जाकर के बैठिएगा, वहाँ पर आपको ठंडक, शीतलता और सहजता से आपके परिणामों में स्थिरता आ जाएगी, तो आप थोड़े से सरल और सहज हो जाएंगे। यदि आप मान लीजिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत घबराहट हो रही है, या किसी से लड़के झगड़ के आए हैं, या किसी से तू मैं हो गई आपस में, और आप अग्नि दिशा में जाकर बैठ जाते हैं, तो फिर आपको और बेचैनी होगी, आपको और घबराहट बढ़ेगी, आपको वहाँ पर अटैक जैसी स्थिति भी आ सकती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित हो गया हो, गुस्से में हो, बहुत एक्साइटेड हो रहा हो किसी चीज़ के लिए, तो उस व्यक्ति को यदि आप अग्नि दिशा में ले जाएंगे तो उसकी घबराहट, बेचैनी और कई अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। किसी को यदि घबराहट हो रही हो तो कभी भी अग्नि दिशा में मत बिठा ली, अन्यथा उसको अटैक आने के 99% चांसेस बन सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? उस समय में, उस कंडीशन में आपको उसको ईशान दिशा में लेकर के जाना है, वो जल का स्थान है, वहाँ पर उसको घबराहट, बेचैनी में सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, या तो आप जल तत्व वाले स्थान ईशान में ले जाइए, या पृथ्वी तत्व वाले स्थान में भी आप लेके जा सकते हैं। जब भी कभी किसी का वायु प्रकोपित हो रहा हो, बहुत ज़्यादा वायु बढ़ रहा है, वात का रोगी जो हो, वात के रोगी जो होते हैं, जिनको होती है वात की प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी जिनकी बढ़ती है, उनको वायव्य दिशा में अपना स्थान नहीं बनाना चाहिए, वायु स्थान में बैठना नहीं चाहिए, अन्यथा वायु और बढ़ेगा। पहले से वायु बढ़ा हुआ है, आप उसमें और स्थान पर बैठ रहे हैं तो आपका वायु और बढ़ेगा, आपका एसिडिटी और बढ़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा डकार आना या गैस बनना, ये सारी चीज़ें आपको अनायास ही होने लगेंगी। तो जिस चीज़ में जो मात्रा बहुत अधिक पहले से है और आपके शरीर में ही वो मात्रा बढ़ी है, तो आप उस तक के संपर्क में मत जाइए, अन्यथा वो और बढ़ जाएगा। जब आपको सर्दी हो रही हो, आपको सर्दी हो, आपको कोल्ड हो, आपका सिर भारी हो रहा हो, कफ बन गया हो, तो आप ईशान दिशा में मत जाइए, ईशान दिशा में सोइए मत, ईशान दिशा में बैठिए मत, अन्यथा वहाँ पर और जल तत्व बढ़ेगा, तो आपको और खांसी, कोल्ड है या सिर दर्द है, सर्दी है, ये सारी चीज़ें, कान में जिनकी प्रॉब्लम होता है, कान में सनसनाहट आदि जो प्रॉब्लम है, ईशान दिशा से थोड़ी सी बच के रहें। तो ये सारी चीज़ें हमें
दिशा के अकॉर्डिंग समझ लेना चाहिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल आप लोग चार्ट बना करके ग्रुप में सेंड करेंगे और सारी चीज़ों को विशेष रूप से पूरे दिमाग में जो जो हमने समझाया, दिशा और विदिशा 5 तत्व, इनको पूरा दिमाग में फीड कर लीजिएगा। 4 दिन का आपको समय है, वीकली एंड 2-2 दिन की अपनी क्लासें चलेंगी, सप्ताह में 2 दिन की। तो आप लोग इन चीज़ों को पूरे दिमाग में अच्छे से फीड कर लीजिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आए, आप रेणु दीदी हमारे बीच में है, उनसे संपर्क कर लें, या फिर आपके पास कॉल नंबर हो तो मेरे पास पहले मैसेज करें, फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। किसी को भी अनुमति नहीं कि डायरेक्ट कॉल करके बात करें। आप पहले मैसेज कर लीजिए, अपने कॉल्स जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन है उसको लिख करके भेजिए। यदि हो सकेगा तो आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, अथवा फिर कॉल करने की अनुमति दी जाएगी तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिएगा, इतना आज के लिए पर्याप्त है। सभी को जय जिनेंद्र। सारी चीज़ों को याद रखिए। 4 दिन तक के लिए अपन लोग फिर मिलेंगे और तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते जीवन को सफल और सहज बनाने का प्रयास कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। नौवार नंबर भैया जी, जय जिनेंद्र क्लास कब रहेगा? मतलब फ्राइडे सैटरडे कैसे रहेगा क्लास? हाँ, संडे को हॉलीडे रहेगा, संडे अवकाश रहेगा, कोई भी क्लास नहीं रहेगी। बाकी शुक्रवार शनिवार ये 2 दिन हमारी क्लास चलेंगी। 4 दिन हमारी रेखी की क्लासेस चलती हैं, वो 4 दिन रेखी की क्लासेस चलेंगी। इस प्रकार से सारा शेड्यूल रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट जैन रेखी फिर से एक बार और प्रारंभ की जा रही है, फर्स्ट सेकेंड लेवल 22 तारीख से। यदि किसी को भी और सीखना हो तो आप लोग उसको सीख सकते हैं। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र।